Hello everyone, welcome to Educare 247. In this PIB simplified series, we are discussing the PIB news from 8th May to 12th May. This series is very important for regulatory body examination. रेगुलेटरी बॉडीज में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें पीआईबी का काफी बड़ा पोर्शन होता है। 2023 में पीआईबी से सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी में 30 से 35% क्वेश्चंस आए थे। तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मदद से आप इन एग्जाम्स में आने वाले करंट अफेयर्स को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। The first question is, recently the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed a memorandum of understanding with which of the following company to conduct two pilot projects under ड्रोन दीदी योजना। आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक माओ साइन किया है, जिसके तहत दो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे ड्रोन दीदी योजना के लिए। और इसके लिए एनएसआईटी के दो सेंटर जो कि हैदराबाद एंड नोएडा में है उसको चूज किया गया है। इस स्कीम को डिटेल से समझते हैं। नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव 15 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। इस ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाएगा। फार्मर इसका इस्तेमाल क्रॉप को मॉनिटर करने में, फर्टिलाइजर को स्प्रे करने में और सोइंग में कर सकेंगे। इससे जो रूरल फीमेल हैं उन्हें सेल्फ सफिशिएंसी मिलेगी, उनके लिए एक रोजगार का अवसर होगा। साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लेस लेबर इंटेंसिव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रखना। जो लखपति दीदी प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है और इसमें 12,061 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसका चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वहां से वो फीमेल का नाम रिकमेंड करते हैं। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो भी नेम रिकमेंड करती हैं कि इस पर्सन को, इस फीमेल को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इंडिया में अभी टोटल 94 ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है। डे बाई डे नए सेंटर खुलते रहते हैं, तो ये नंबर चेंज हो सकता है, आप ध्यान रखना। ये अभी करंट नंबर है। जो भी फीमेल ट्रेनिंग कर लेती हैं उन्हें रिमोट पायलट सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि डीजीसीए इशू करता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो इंटरिम बजट आई थी 24-25 की, उसमें इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स के ऊपर सवाल बन सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर डज द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पेसिफिकली एम टू सपोर्ट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आंसर है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अभी होम मिनिस्ट्री ने 113 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए। इसके डिटेल को देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 2022-23 में शुरू किया गया था और ये 25-26 तक चलेगा। इसका एम ये है कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां के विलेज को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाए ताकि लोग वहां से माइग्रेट ना हो, लोग उन्हीं रीजन में रहें, जिससे हमारे बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। इसके तहत 2967 विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। ये जो स्टेट्स हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और जो यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है। तो इन सबको आप ध्यान रखना। जो स्टेट्स हैं चाइना से जिनका बॉर्डर टच होता है उनको इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि चाइना से लेकर के हमें बॉर्डर सिक्योरिटी का काफी खतरा रहता है, तो हम उसको इनहेंस करना चाहते हैं। इस स्कीम के थ्रू विलेज को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाएगा, वहां रोजगार के अवसर, लाइवलीहुड क्रिएट किया जाएगा, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, वहां रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी, वहां एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इन रीजन्स में मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन का काफी स्कोप है, तो उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो स्कीम है इसका एक्शन प्लान जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रिएट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट स्कीम जो उसका 100% सेचुरेशन इंश्योर करता है। एक और स्कीम है हमारे पास बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है, तो ध्यान रखना दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाए जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। एडुकेयर ने आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए एडवांस मेंटरशिप कोर्स स्टार्ट किया है ईएसआई एंड जीए के लिए। इस कोर्स में हम 20 लाइव लेक्चर्स लेंगे और ये जो लेक्चर्स होंगे 1 आवर 30 मिनट्स के होंगे, जिसके अंदर टोटल 50 टॉपिक कवर किया जाएगा ईएसआई एंड जीए के रिलेटेड, और कंप्लीट ईएसआई का और जीए का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। डेली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 फीडबैक दिया जाएगा उस राइटिंग के ऊपर। साथ ही आपको डिटेल नोट्स, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स में।
मंथली आपको इकोनॉमी, सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ दिया जाएगा, जो कि अप्रैल 2024 से जब तक आपका इंटरव्यू होगा तब तक दिया जाएगा। पीआईबी न्यूज के कंपाइलेशन दिए जाएंगे एमसीक्यू के साथ। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, रिपोर्ट, पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी बॉडी सर्कुलर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 24/7 मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा। और ये एक एडवांस कोर्स है। अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको अगर बेसिक पता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने राइटिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, ईएसआई की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। इस कोहर्ट में बस हम 20 से 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और जो पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सब्सक्रिप्शन फी बस 2499 है। बाद में इसका जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ जाएगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए सीरियस हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। The next question is, which of the following statements about the supersonic missile assisted release of torpedo system is correct? Answer है, it is a ground based missile system designed to augment anti-submarine warfare capabilities by extending the range of conventional torpedoes. अभी डीआरडीओ ने जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां से स्मार्ट सिस्टम का फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था। इसके डिटेल को देखते हैं। ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। बेसिकली इसकी मदद से टॉर्पीडो को रिलीज किया जाता है। लेट्स सी में कोई हमारा सबमरीन है और इसके आसपास कोई फॉरेन सबमरीन अगर आ रहा है और वो एक्सेप्टेबल लिमिट को क्रॉस करता है तो यहां से ऑटोमेटिक टॉर्पीडो को हम रिलीज कर पाएंगे जो अपने टारगेट को ढूंढ करके अटैक करेगा। इस सिस्टम की मदद से जो हमारी इंडियन नेवी है उसकी कैपेबिलिटी काफी इनहैंस हो जाएगी। ये जो सिस्टम है ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम पे काम करता है। जो पहला सिस्टम है वो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्वेटर सिस्टम और जो दूसरा सिस्टम है वो है प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इसका नाम आप ध्यान रख सकते हो, शायद ये एग्जाम में नहीं आएगा बट यू नेवर नो, कभी भी इसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। टॉर्पीडो बेसिकली एक अंडर वाटर वेपन होता है। वो ऐसा दिखता है जो कि शिप को अटैक करता है। अगर कोई शिप आपको अप्रोच कर रहा है, कोई सबमरीन अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको ये अटैक कर सकता है। ये अंडर वाटर, एबोव वाटर, सब जगह ये चलता है, तो इसे आप ध्यान रखना। ये इसके पहले जो हमारे पास एक सबमरीन है उसका नाम है वरुणा अस्त्र। ये काफी पॉपुलर है। ये इंडिया में डेवलप किया गया है, पूरी तरह से इंडिजिनस है। तो ये उसी वरुणास्त्र का फोटो है, इसे भी आप ध्यान रखो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज डिफेंस न्यूज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। The next question is, which of the following accurately describes the feature of the submersible platform for acoustic characterization and evaluation set up by DRDO in Kerala for the Indian Navy? Answer है, it includes a floating platform on the surface and a submersible platform that can be lowered to depth up to 100 meters for sonar system evaluation. Basically अभी DRDO ने केरला में एक सोनार इवैल्यूएशन सिस्टम सेटअप किया है जिसका नाम स्पेस है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो स्पेस सिस्टम है ये सोनार टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम है। इसके फुल फॉर्म को आप ध्यान रखना, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। इसके 2 पार्ट हैं, कुछ पार्ट सरफेस के ऊपर होता है और कुछ पार्ट इसका सरफेस के नीचे होता है। जो सरफेस का नीचे वाला पार्ट है वो 100 मीटर तक जा सकता है। जब हमें टेस्टिंग करनी होती है तो ये जो सरफेस के नीचे वाला पार्ट है इसे हम नीचे भेजते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं और उसके बाद इसे वापस ऊपर ले लिया जाता है। ये जो सोनार होता है वो एक तरह का डिवाइस होता है जिससे सी का डेप्थ मेजर किया जाता है और जो सी का डेप्थ मेजर किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, इन सब के ऊपर सवाल आ सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारे इंडियन नेवी को मदद करेगी डिटेक्ट करने में कि हमारे आसपास कोई एंटी सबमरीन एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को भी इनहैंस करेगा। ये दूसरा डिफेंस न्यूज है इस बार के पीआईबी का, तो आप ध्यान रखना, डिफेंस न्यूज ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। The next question is, recently the government of India celebrated International Sun Day, reaffirming its commitment to sustainable energy practices with a special focus on solar power. On which day the International Sun Day recognized globally? आंसर है 3rd में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3rd में को इंटरनेशनल सन डे सेलिब्रेट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज सोलर पावर को लेकर के काफी कमिटेड रहती है और वो सोलर पावर को इंडिया में काफी बढ़ाना चाहती है। डिटेल में इसे देखते हैं। इंटरनेशनल सन डे को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रन फॉर सन मैराथन ऑर्गेनाइज किया था जेएलएन स्टेडियम न्यू दिल्ली में।
जिसका एम ये था कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि सोलर पावर कैसे हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सोलर आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका भी एम ये था कि सोलर एनर्जी के इंपॉर्टेंस से स्कूल स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जा सके। भारत के 6 शहरों में सोलर स्टॉप्स नाम से स्टोर लगाए गए, जहां लोगों को अवेयर कराया गया कि वो सोलर पावर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो 6 शहर थे, ये थे न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, बड़ोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई। इनका नाम आप ध्यान रख सकते हो। कुछ मॉल्स के अंदर भी इन शहरों में स्टोर लगाए गए थे सोलर स्टॉप्स नाम से। जो इंटरनेशनल सन डे है, ये ग्लोबली मनाया जाता है। इसका एम ये है कि हम सन के इंपॉर्टेंस को अपने लाइफ में एक्नॉलेज करें, और इंडिया सोलर एनर्जी को लेकर के काफी होपफुल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट इंडिया में बनाया जा रहा है, गुजरात में। आप कमेंट में बताओ कि गुजरात के किस रीजन में इसे डेवलप किया जा रहा है। इसे अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organizations collaborated to organize the event titled Localizing the SDGs, Women in Local Governance in India Lead the Way at the UN headquarters during the 57th session of the CPD? आंसर है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और UNFPA। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, उसने UN हेडक्वार्टर में एक इवेंट कराया था, जिसमें इंडियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। ये जो इवेंट था, इसका टाइटल था लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। तो इसे आप ध्यान रखना, इसको डिटेल में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का अभी 57 सेशन न्यूयॉर्क में हुआ था, UN हेडक्वार्टर में, जिसमें इंडिया से इलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। ये रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से गई थी। बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो UN में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ कोलैबोरेट किया, और इन लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। तो इसे आप ध्यान रखना। इंडिया में टोटल 1.4 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो पॉपुलेशन कमीशन है, इसे UN के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 1946 में बनाया था। बाद में इसका नेम 1994 के जनरल UN असेंबली में चेंज किया गया और नेम रखा गया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें अभी टोटल 47 मेंबर कंट्रीज हैं, इसे भी आप ध्यान रखना। और हर 4 साल में ये जो कंट्री होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं न्यू कंट्री, जिसमें ऐड होते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, और उसकी जो भी बॉडी है उससे भी सवाल आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। हो सकता है इसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian naval ship is the first indigenously designed and built guided missile destroyer? आंसर है INS दिल्ली। इंडिया के 3 शिप INS दिल्ली, INS शक्ति एंड INS किल्टन को अभी सिंगापुर भेजा गया था, जो ईस्टर्न फ्लीट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट होता है साउथ चाइना सी में, उसके लिए। इस विजिट का एम ये था कि दोनों कंट्री के बीच जो बायलैटरल इंगेजमेंट है और जो डिस्कशंस है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ जो साउथ चाइना सी और जो इंडियन ओशन का मैरीटाइम सिक्योरिटी है और इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है, उस पर भी बात की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। इसके डिटेल को देखते हैं। INS दिल्ली को मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया था और इसे 1997 में कमीशन किया गया था। ये भारत का पहला इंडिजिनसली डिजाइन शिप है जो कि बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ये हर तरह के ऑपरेशन के लिए कैपेबल है, ऑन सरफेस, एयर और अंडर वाटर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है INS दिल्ली से रिलेटेड, इसे आप ध्यान रखना। जो INS शक्ति है, इसे INS दीपक को रिप्लेस करके लाया गया था, और इसे इटली की एक कंपनी फिनकैंटियारी ने बनाया था। इसका इस्तेमाल दूसरे शिप को हेल्प करने में किया जाता है। अगर किसी शिप में फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसे भेजा जाता है रिप्लेनिश करने के लिए। किसी को अगर एनिमेशन पहुंचाना है तो इस शिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये INS किल्टन जो शिप है, ये काफी इंपॉर्टेंट शिप है, बिकॉज इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किया जाता है, और ये कमोरेटा क्लास का शिप है। इस क्लास में टोटल 4 शिप बनने हैं, उसका ये 3rd शिप है, और इसे प्रोजेक्ट 28 के ऊपर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 28 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि प्रोजेक्ट 28 किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो हमारा एंटी वॉरफेयर सबमरीन्स होते हैं, उसे बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ये जो INS किल्टन जो नाम है, ये लक्षद्वीप में एक आइलैंड है, उसके ऊपर इसे रखा गया है। ये सेम नेम
का हमारे पास एक शिप था जिसे 1971 का जो इंडो पाक वॉर था उसमें जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफी है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। The next question is, which organization developed the Kavach system used by Indian Railway to serve as a cab signaling training control system with anti-collision capabilities? Answer है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। इंडियन रेलवे ने रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का जो रोल आउट है उसे एक्सपेडाइट किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। इसे डिटेल में देखते हैं। कवच सिस्टम को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका एम ये है कि ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल किया जाए और इसमें एंटी कॉलिजन कैपेबिलिटीज भी हो। दो ट्रेन अगर आमने सामने आ रहे हैं और इनमें कवच सिस्टम इंस्टॉल है तो इस पे इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी, इनका कॉलिजन नहीं होगा इस सिस्टम की मदद से। ये नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह डेवलप किया गया है, जिसका सेफ्टी जो लेवल है वो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। तो इसे आप ध्यान रखना। ट्रेन के जो स्पीड होते हैं उसे सेंट्रली मॉनिटर किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा, और कहीं भी कोई इमरजेंसी आती है तो ये ब्रेक लगा देता है और इमरजेंसी SOS मैसेज जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उन्हें ट्रिगर कर दिया जाता है। एक हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू इसे सेंट्रली मॉनिटर किया जाता है, और इसका जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है वो कहाँ पे है, तो ये सिकंदराबाद में है। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखना। The next question is, what was the theme of the National Technology Day 2024 celebrated by the Technology Development Board under the Department of Science and Technology? Answer है promoting clean and green technologies for a sustainable future। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखते हैं इसे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एज ए कंट्री हम ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस्ड हैं, सो ये थीम आप माइंड में रखना। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेलिब्रेट किया और इसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, बेसिकली इस बॉडी ने इवेंट होस्ट किए। तो ये भी आप ध्यान रखना। इस इवेंट पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडवांसमेंट कैसे होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, साथ ही साथ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी कैसे होंगी, इन सब पे बात किया गया। इंडिया का जो कमिटमेंट है नेट जीरो का बाय 2070, तो उसके बारे में भी उसे हम कैसे अचीव करेंगे इस इवेंट में बात की गई। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इंडिया का जो नेट जीरो का टारगेट है वो कब तक का है। जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद साहब, उन्होंने इस इवेंट के दौरान इनोवेशन पे बात करी, साथ ही गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करेगा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए, इस पे उन्होंने बात करी। तो अब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का भी नाम ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड एक फेयर होता है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, रीजनरोन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, वो भी टेक्नोलॉजी डे के इवेंट में हाईलाइट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सबको आप ध्यान रखो। The next question is, the fourth joint committee meeting for the review of ASEAN India Trade in Goods Agreement was held in Putrajaya, Malaysia from 7 to 9th May 2024. Where was the ASEAN India Trade in Goods Agreement signed? आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। अभी 7 to 9th मई को जो मलेशिया में पुत्राज्य है वहां एशियन इंडिया का जो गुड्स एग्रीमेंट का ट्रेड है उसकी रिव्यू मीटिंग थी, और ये फोर्थ ज्वाइंट कमिटी मीटिंग थी। इसको डिटेल में देखते हैं। एशियान कंट्रीज और इंडिया के बीच दो ट्रेड एग्रीमेंट हैं, एक गुड्स को लेकर के ट्रेड एग्रीमेंट है और दूसरा सर्विस को लेकर के ट्रेड एग्रीमेंट है। जो गुड्स को लेकर के ट्रेड एग्रीमेंट है उसे 2009 में साइन किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में, जिसके ऊपर सवाल था। और इस एग्रीमेंट को 7th एशियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और इंडिया का जो कंसल्टेशन था उसमें साइन किया गया था, जिसे 2010 से इफेक्टिव किया गया। फिर 2014 में सर्विस के लिए एक अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। एशियान के बारे में जान लेते हैं। यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें अभी 10 कंट्रीज हैं, और इसे 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में बनाया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखना। इसके फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्री थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाद में इसने ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम को भी ऐड कर लिया। तो इसे आप ध्यान रखना। ये एक इंटर गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन है
जहां इस रीजन में इन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, मिलिट्री हेल्प, एजुकेशन, इन सब को लेकर के डिस्कशन किया जाता है और इसको कैसे कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए इसके बारे में बात की जाती है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंडिया के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, हमारे दो ट्रेड एग्रीमेंट हैं इनके साथ, और टाइम टू टाइम हम नए नए प्रोजेक्ट्स इन कंट्रीज के साथ करते रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।